क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिजिबिलिटी क्रॉस करनी पड़ती है वो डिफाइन की गई है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी पार्टी को एक स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करना है तो उसे कौन सी अनिवार्य शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, तब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आती है उसे अपनी स्टेट में लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में कुल डाले गए मतों का 8% लेना होगा, या फिर विधानसभा में 2 सीटें मिलनी चाहिए। यह है फर्स्ट कंडीशन। या फिर सेकंड कंडीशन, उसे राज्य की विधानसभा के जितनी भी सीटें हैं उसमें से 3% या 3 सीटें, जो भी ज्यादा है, 3 सीटें अगर ज्यादा है या 3% पोर्शन में ज्यादा सीटें आती हैं, तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा सीटें हैं, जिस भी सीक्वेंस से, जिस भी मेथड से, वो प्राप्त करनी होंगे उसे। या फिर उसे तीसरी कंडीशन क्या है, उस स्टेट में लोकसभा के इलेक्शन में 25 सीटों के हिसाब से कि 25 सीटों पे 1 सीट उसे मिलनी चाहिए लोकसभा की उस राज्य में। और फोर्थ कंडीशन है, या फिर उसे फोर्थ कंडीशन क्या क्रॉस करनी होगी, उस राज्यों में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं तो जितने भी कुल वैध मत जो अप्रूव्ड वोटिंग हुई है, उस वोटिंग का 8% उसे मिलना चाहिए, और उस 8% के साथ साथ उसे लोकसभा की एक सीट भी प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन एक और मैंने बताया था जो लेटेस्ट प्रोविजन से आया था कि 1 सीट का प्रावधान तम करके कई बार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा या विधानसभा की सीटों की वैधता का प्रावधान पूरा नहीं कर पाती है, तो जिस पार्टी को कुल वैध मतों का 8% मिल जाता है वो भी एक स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है। और इंडिया में रिसेंटली 8 पॉलिटिकल पार्टीज है और 8 नेशनल पार्टीज है और 59 स्टेट पार्टीज। तो स्टेट पार्टी की क्या क्या एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो नेशनल पार्टी होती है वो नेशनल की लोकसभा या फिर किसी भी स्टेट का विधानसभा इलेक्शन लड़ सकती है। किसी भी स्टेट में जब भी कोई इलेक्शन होता है या लोकसभा के इलेक्शन के दौरान पूरे देश के अंतर्गत अपने नॉमिनीज को इलेक्शन में खड़ा कर सकती है। लेकिन स्टेट पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी किसी एक राज्य तक ही विशेष रूप से सीमित पार्टी होती है। वो अपने उसी क्षेत्र के अंतर्गत जहां पर उसे मान्यता प्राप्त है इलेक्शन लड़ सकती है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल, अकाली दल पंजाब में, इनेलो हरियाणा में, बीजू जनता दल ओडिशा में, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी तेलंगाना में दिखाई देती है। सेकंड, जो रीजनल पार्टियां हैं वो स्टेट पार्टियां हैं, वो अपने रीजन के लोगों से या अपने क्षेत्र के विशेष हितों को ही ज्यादा प्रमुखता देती है। थर्ड चीज इसी से रेलिवेंसी है कि इन्हीं हितों को या अपने रीजंस के अकॉर्डिंग मुद्दों को ज्यादा महत्व देने की वजह से ही ये पार्टियां गठबंधन भी उसी के अनुसार करती हैं। और क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो राष्ट्रीय हित के कंपैरिजन क्षेत्रीय हितों पर ज्यादा बल देती हैं, कि अपने स्टेट को, अपनी स्टेट के लोगों को ज्यादा महत्व देती हैं। इसी वजह से इंडिया में बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं कि स्टेट वाइज सेंटर में 8 है और स्टेट 59 है। वो इसी डाइवर्सिटी को शो करती हैं कि राष्ट्रीय हितों के कंपैरिजन क्षेत्रीय हितों को ज्यादा प्रभावित बल दिया जाता है पार्टियों के द्वारा भी और जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि जो क्षेत्रीय निकाय होते हैं वो केंद्र के साथ समझौता करके राजनीतिक स्वायत्ता की अभिव्यक्ति को भी एक तरीके से प्रभावित करते हैं। कि राजनीतिक स्वायत्ता क्या करती है कि भारत एक संघ है, राज्यों का भी केंद्र में सहयोग है, लेकिन केंद्र की ये जो पार्टियां होती हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, ये उन्हीं केंद्र के दलों के साथ सौदाबाजी करते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। और क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे ज्यादा प्रभुत्व दिखाई देता है उस क्षेत्र के धर्म का, संस्कृति का, जाति का प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। और इसी वजह से राज्यों की ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके जो अध्यक्ष होते हैं या प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, वो सेंटर की गठबंधन की सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेट पार्टी से ही बनके नेशनल पार्टी
या सेंटर में जो सरकार बनती है तो ये गठबंधन करके भी सरकार बनाते हैं, या फिर बार बार उस स्टेट में इन्हीं की सरकार आती रहती है। तो जिस स्टेट में लोकसभा की ज्यादा सीटें होती हैं वहां उन्हीं का प्रभुत्व होता है, और सेंटर के पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन में भी इन्हीं का प्रभुत्व देखने को मिलता है, और फिर सेंटर में जो सरकार बनाता है वो इन्हीं पार्टी से गठबंधन। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट पार्टीज डिस्क्राइब की गई हैं जो इंडिया में ज्यादा डोमिनेट है, या जिनका नाम ज्यादा सुनने को मिलता है, जो ज्यादा टाइम तक जिन्होंने शासन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई है तेलुगु देशम पार्टी, ये आंध्र प्रदेश की है। हम इन ब्रीफ करेंगे बिल्कुल बेटा, ये आपको खुद रीड करनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं, कई बार लॉन्ग में भी पूछी जा सकती है। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा तो इस सेंस से आएगा, डिफाइन स्टेट पार्टीज या स्टेट पार्टी सिस्टम इन इंडिया एंड ऑल्सो डिफाइन फ्यू स्टेट पार्टीज, कि भारत में क्षेत्रीय दलों का वर्णन करते हुए कुछ क्षेत्रीय दलों का या कुछ राज्य सत्रीय दलों का वर्णन कीजिए। तो उसमें 2-3 डिफाइन करके, कि सबसे पहले तो ये जो 2 आप करवाए हैं ना मैंने आपको, कि क्षेत्रीय दल होते क्या है या क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे प्राप्त की जाती है, फिर क्षेत्रीय दलों की क्या विशेषताएं होती है, उसके बाद 2-3 पार्टीज जो भी क्षेत्रीय पार्टी आपको याद है उसको डिफाइन कर देना। तो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की बहुत ही डोमिनेंट पार्टी है, ये एनटी रामाराव ने बनाई थी, ये पहले कांग्रेस में ही शामिल थे। एनटी रामाराव जब मुख्यमंत्री थे 1991 की लोकसभा में भी इनको 13 स्थान प्राप्त हुए थे, लेकिन 1995 में तेलुगु देशम पार्टी में फूट पड़ गई थी, क्योंकि एनटी रामाराव के दामाद चंद्रबाबू नायडू ने 172 सदस्यों के साथ एक अलग पार्टी की घोषणा की थी। तो रामाराव ने त्याग पत्र देके उनको तेलुगु देशम पार्टी का अध्यक्ष ही नियुक्त कर दिया था। और ये पार्टी आंध्र प्रदेश में हमेशा लोकसभा सीटों पर या लोकसभा चुनाव में भी इसी पार्टी का प्रभुत्व देखने को मिलता है। इस पार्टी ने इंद्र कुमार गुजराल की, जब इंद्र कुमार गुजराल 1997 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे तब भी उस लोकसभा की सीटें इन्हें ज्यादा मिली थी और गठबंधन की सरकार में महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। फिर उसके बाद इनका कि रिसेंटली 17वीं लोकसभा के चुनाव में जो तेलुगु देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश को इतना समर्थन नहीं मिला था, और विधानसभा में भी इनको, विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी को ज्यादा सीटें नहीं मिली थी। और इस पार्टी के व्यूज और जो वाईएसआर पार्टी थी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी की, उसकी सरकार वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है, और तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में एक विपक्षी पार्टी के रूप में भूमिका निभा रही है। उसके बाद इस पार्टी की जो नीतियां और कार्यक्रम थी वो आपको खुद रीड करना है। मोस्टली सारी पार्टीज की सेम एक जैसी ही है, सारी वेलफेयर से रिलेटेड एक्टिविटीज है, कि रोजगार उन्मुख होना चाहिए, सारी सुविधाएं देंगे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, पेंशन करेंगे। लेकिन इस पार्टी की एक चीज की, मोस्टली पार्टीज बड़ी ओड है कि मोस्टली जो भी सरकार में आना चाहती है पार्टी, वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का सारी सुविधाएं देने का वर्णन करती है। लेकिन इस पार्टी ने पेंशन की उम्र, आंध्र प्रदेश में पेंशन एज है 65, और इस पार्टी ने कहा था कि वो पेंशन एज 65 से 60 कर देंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सके, क्योंकि यूथ जो होती है वो अच्छे से काम करती है, प्रगति में सहायक होती है, जल्दी काम करती है, उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की वजह इस पार्टी की योजना में। फिर आंध्र प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, तो वहां पे कृषि सुविधाओं या सबसे बड़ी चीज आंध्र प्रदेश की जो तेलुगु भाषा है उसके संरक्षण की बात ये पार्टी करती है, और उसी भाषा के आधार पर इसी पार्टी का नाम भी तेलुगु देशम पार्टी है, क्योंकि ये अपनी क्षेत्रीय भाषा के विकास पे सबसे ज्यादा बल देती है ये पार्टी। नेक्स्ट है जननायक जनता पार्टी, और जननायक जनता पार्टी को तो आप अच्छे से जानते हो, हरियाणा की एक पार्टी है ये, और ये पार्टी 2018 में ही बनी है। ये हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से विभाजित होकर बनी है। इसके विवाद का भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि 7 अक्टूबर 2018 को देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में इनेलो के जो अध्यक्ष या पूर्व प्रधानमंत्री ओम प्रकाश चौटाला
ने दुष्यंत चौटाला के अनुशासनात्मक कार्यवाही करके पार्टी से निष्कासित कर दिया था, और उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने एक अलग पार्टी का निर्माण कर लिया था 9 दिसंबर 2018 को ही, जननायक जनता पार्टी। जननायक जो वर्ड है वो उनके दादाजी देवीलाल के नाम से ही संबंधित है, कि देवीलाल को जननायक के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इनका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन संगठन के 11 महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव में इस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। इस पार्टी ने 10 सीटें प्राप्त की थी। फिर इस पार्टी का मैनिफेस्टो, तो इस पार्टी के मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी मेन चीज थी, इस पार्टी ने हरियाणा में सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% हरियाणा के युवाओं के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, कि हरियाणा में अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में, तो 75% उस वैकेंसी की सीटें हरियाणा के युवाओं के लिए, हरियाणा के जो रेजिडेंशियल प्रूफ है जिनका, उनके लिए रिजर्व की जाएगी। बाकी सारे वही फैसिलिटीज हैं जो बाकी सब कहते हैं, डिस्पेंसरी खोलना, कर्मचारियों को पेंशन स्कीम, अस्पतालों का वर्णन, ग्रामीण उद्योगों का, शिक्षा का प्रबंध करना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बीपीएल परिवारों को ज्यादा योगदान, वो ये सबकी सिमिलर है। एक डाटा और स्पेसिफिक नेम ना डिफाइन करके किसी एक की भी याद कर लेते हो, तो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी की आ जाए उसी में मेंशन कर दो उसको। और एक सबसे नई चीज है, इस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डिस्क्रिप्शन दी थी कि नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, और जो रिसेंटली खुल भी रही हैं किसान मॉडल स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूलों की एक नई रेंज, जहां पर ज्यादा फैसिलिटी है। जैसे नवोदय स्कूलों की परफॉर्मेंस गवर्नमेंट स्कूलों से बेटर होती है, बेटर टीचर अवेलेबल होते हैं, वहां रेजिडेंशियल भी होता है, एजुकेशन भी अच्छी है, तो केवीएस और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर किसान मॉडल स्कूल खोले जाए। फिर आती है शिरोमणि अकाली दल। ये जो स्टेट पार्टी है, ये बिफोर इंडिपेंडेंसी की आजादी से पहले ही इसकी स्थापना का प्रभाव देखने को मिलता है, और इवन हरियाणा के निर्माण से भी पहले देखने को मिलता है। तो शिरोमणि अकाली दल सिखों का एक दल था जो एक दबाव समूह के रूप में काम करता था आजादी के टाइम, और महाराणा रणजीत सिंह के काल में ही ये शिरोमणि अकाली दल बन गया था। उस समय यह गुरुद्वारों के सुधार के लिए, सिखों के अधिकारों के लिए काम करता था। लेकिन 1925 में ये दल बहुत प्रभावशाली बनकर उभरा था, जब इसने अपने गुरुद्वारों के निर्माण के लिए, सिख लोगों के उद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा, और इसी दल ने सबसे पहले अलग से पंजाबी सूबे की मांग की थी, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो हरियाणा एक अलग स्टेट नहीं था, वो पंजाब के अंतर्गत ही नहीं था, लेकिन वह उसके 2 पोर्शन थे, एक हरियाणवी जहां बोली जाती थी और एक पंजाबी बोली जाती थी रीजन में। तो इसी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के विभाजन की मांग की थी, प्रदर्शन किए थे 1960 में इसको लेके, और 1966 में हरियाणा को अलग करवाने में या एक अलग से पंजाबी सूबे के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। और 1969 में इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार भी बनाई थी। और 1977 में जब जनता पार्टी की पहली गैर कांग्रेसी सरकार जब आई थी, तब भी इस पार्टी ने उसे अपना समर्थन दिया था। हमेशा से ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देती आई है। अब भी 16वीं लोकसभा में भी हमेशा ये पार्टी कांग्रेस विरोधी एक तरीके से मानी जाती है, या बीजेपी को हमेशा अपना समर्थन प्रदान करती है। लेकिन रिसेंटली इसका मतलब, क्योंकि बहुत पहले ये पार्टी बनी थी, इसका इलेक्शन प्रोसीजर बहुत टाइम तक ये पंजाब में रही है, लेकिन वर्तमान में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सरकार ना होके कांग्रेस। फिर इस सरकार की घोषणा या इसके मैनिफेस्टो में इन्होंने क्या कहा था, तो इसके अध्यक्ष सुखविंदर सिंह बादल ने मैनिफेस्टो में सारी वही वेलफेयर से रिलेटेड चीजें कि एयरपोर्ट, सीसीटीवी कैमरा, पर्यावरण संरक्षण, नहरी पानी, हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल का मुद्दा है, नहरी पानी का जो मुद्दा है उस मुद्दे को सुलझाने की बात की थी, और पंजाब को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले। फिर एक सबसे प्रमुख पार्टी आती है साउथ की स्टेट्स की, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, तमिलनाडु की बहुत ही प्रभावशाली पार्टी है, जिसका पुदुचेरी में भी प्रभाव रहता है।
रहता है। इस पार्टी का निर्माण भी आजादी के तुरंत जस्ट बाद किया गया था। 1949 में सीएम अन्ना दुराई ने इस पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन ये पार्टी 67 से 76 तक तमिलनाडु में सत्तारूढ़ की शासक दल के रूप में भी स्थापित रही थी। लेकिन 1972 में इसका विभाजन हो गया था और इसी में से एक नई पार्टी बनी थी AIDMK, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम से अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम की MG रामचंद्रन, जो इसी पार्टी के एक सदस्य थे, उन्होंने जो इस पार्टी की नीतियों से सहमत नहीं थे, उन्होंने AIDMK का निर्माण किया था। और अब हमेशा से तमिलनाडु में जो सत्ता संघर्ष जो चलता है या चुनाव होते हैं, उनमें इन्हीं दोनों पार्टियों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। कभी DMK की सरकार बनती है, कभी AIDMK की सरकार बनती है। और ये जो DMK पार्टी है, ये कांग्रेस को अपना समर्थन प्रदान करती है लोकसभा चुनाव में या सरकार के निर्माण में। अब इस पार्टी के अगर मैनिफेस्टो या नीतियों की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज इस पार्टी की आती है, सारी वही और सारी सिमिलर वेलफेयर की चीजें, साक्षरता, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, उद्योग धंधे, हॉस्पिटल, मौलिक मूलभूत सुविधाएं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आती है तमिल भाषा। तमिलनाडु की भाषा है तमिल। साउथ की जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी स्टेट पार्टियां हैं, वो सारी की सारी स्टेट पार्टियां कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के विरोध स्वरूप निर्माण हुआ था उनका। तो DMK पार्टी भी तमिल भाषा और अपनी तमिल संस्कृति के विकास की बात करती है। उसके बाद आता है AIDMK, जो DMK से ही अलग होके बनी थी, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम, जिसको नाम दे दिया गया था बाद में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम। कि 1972 में जब अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम नाम से एक अलग दल बना था, तो उसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए रामचंद्रन उस समय 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। इस दल को बहुत बार तमिलनाडु में सरकार स्थापित करने का मौका भी मिला था। 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में भी इस दल को बहुत सीटें प्राप्त हुई थी। 17वीं लोकसभा में लेकिन इसका अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कंगडम को सिर्फ एक लोकसभा सीट मिली थी, जबकि 16वीं लोकसभा में उसे 44 या अबाउट 20 सीट से करना पड़ा था। और जो दूसरी जयललिता थी, वो इसी पार्टी से संबंधित थी। और अब उन्हीं के नेतृत्व में पलानी स्वामी जो विधायक है या नॉमिनीज है, इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। फिर इस पार्टी की भी नीतियों में वही सारी बातें आती है। ये भी तमिल संस्कृति, तमिल सभ्यता के विकास की बात करती है ये पार्टी। नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये पार्टी है जम्मू कश्मीर की। इस पार्टी का निर्माण भी आजादी से पहले हुआ था। 1938 में इस पार्टी का निर्माण हुआ था और निर्माण के प्रोसेस या एज ए प्रेशर ग्रुप ये पार्टी बन गई थी 1930 में। कि 1930 में जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिमों की। उस कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला उसके प्रधान चुने गए थे, जो सिर्फ मुस्लिम्स तक ही सीमित न रह के जम्मू कश्मीर के सभी संप्रदाय के लोगों तक विस्तृत हो गई थी। मींस इस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में सभी संप्रदायों के ब्राह्मण भी या दूसरी कास्ट के जो लोग थे सब शामिल हो गए थे। तो इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था 1983 में। लेकिन इसकी स्थापना, औपचारिक स्थापना मानी जाती है 1938 में। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो इस पार्टी के प्रधान चुने गए थे बहुत ही लंबे टाइम तक। शेख अब्दुल्ला के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला भी इस पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करके वहां पर गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार आई थी, जिन्होंने राजीव गांधी के तहत समझौता करके या कांग्रेस से समझौता करके ये सत्ता प्राप्त की थी। लेकिन दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर स्थापित हो गई थी, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां पर स्थापित हो गई थी। लेकिन 2014 के जो विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को बड़ी हार का सामना देखना पड़ा था और 87 जो जम्मू कश्मीर में सीटें थी, उसमें से सिर्फ 15 सीटें ही इस पार्टी को मिली थी। और वर्तमान में भी इस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला है। और इस पार्टी के मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी मेन चीज थी, ये पार्टी जम्मू कश्मीर की जो एक विशेष स्थिति थी, उस स्थिति को बनाए रखने की पक्षधर है। कि इसने लोकसभा के इलेक्शन
2019 के मैनिफेस्टो में कहा था कि जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है आर्टिकल 370 के अंतर्गत, वो दर्जा समाप्त नहीं किया जाएगा, कि ये हर संभव कोशिश करेगी ये पार्टी कि सेंटर की सरकार, केंद्र की सरकार उस दर्जे को समाप्त ना करे। और साथ ही साथ ये जम्मू कश्मीर में भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को उचित भी नहीं मानती थी और अलग से जम्मू देश या जम्मू के स्वायत्तता की डिमांड करती रहती है ये पार्टी। फिर है भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं, कि ये कुछ इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल थे जो इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी भी पार्टी पर कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग पूछा जा सकता है, तो इनको डिटेल से आपको खुद स्टडी करना है, कुछ भी नहीं है इनमें, बिल्कुल इजी है। अब है कि इन स्टेट पार्टीज या इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है, उस पार्टी सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स है या उस पार्टी सिस्टम में कुछ लैक्स देखने को मिलते हैं, कुछ कमियां देखने को मिलती हैं। तो वो कमियां क्या है? तो सबसे पहली कमी आती है संगठनात्मक समस्या, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या है कि मोस्टली पार्टियां जो है ना, वो सारी पार्टियां कांग्रेस के विभाजन से बनी है, या फिर जो पार्टी कांग्रेस के विभाजन से नहीं बनी है उसका फिर विभाजन हो जाता है। तो विभाजन के माध्यम से कि किसी की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती, कोई नया उसमें इंक्लूड हुआ है, वो एक अलग पार्टी। तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा एक संगठन देखने को नहीं मिलता जो स्टार्टिंग से लेके अब तक अपने उस विचारधारा पर एक बिल्कुल ही डोमिनेटिंग या सुदृढ़ तरीके से कायम है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज और पब्लिक के बीच रिलेशन सिर्फ इलेक्शन की ड्यूरेशन में देखने को मिलते हैं, कि नो लिंकेज ऑफ पार्टी विद वर्कर्स एंड मासेस इन नॉर्मल टाइम, कि 5 साल में जब इलेक्शन की अवधि आती है तभी पार्टी के कार्यकर्ता जनता से संपर्क साधते दिखाई देते हैं, वैसे जनता से संबंध प्रदर्शित नहीं होता है। इसीलिए इंडिया में एक बात कही जाती है इंडिया और इंग्लैंड के इलेक्शन को लेके, कि यहाँ की जनता 5 साल में एक ही बार स्वतंत्र होती है, वरना वो अब भी गुलाम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, उन सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आइडियोलॉजी, चाहे वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हो चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा का कमी दिखाई देती है। आर्थिक विचारधारा की कमी, हर पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ने जो निर्धारित किया है फंड इलेक्शन में खर्च का, उसको नजरअंदाज करते हुए दूसरे तरीके ढूंढती है उसको बचाने का, ज्यादा खर्च करने का। और राजनीतिक विचारधारा की कमी कैसे है? पार्टियों का विभाजन जो होता है, या पार्टियां दूसरी पार्टी में जाके मिल जाती हैं, तो वो राजनीतिक विचारधारा की कमी है, कि जिस पार्टी के अगेंस्ट वो अपनी विचारधारा प्रदर्शित करके इलेक्शन लड़ते हैं, फिर उसी पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब होता है किसी भी पार्टी का कोई भी अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष सर्वोच्च होता है, उस पार्टी की सारी ऑर्डरिंग पावर या कमान उस अध्यक्ष के पास होती है। लेकिन इंडिया में ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि अध्यक्ष का विरोध करके ही पार्टियों का विभाजन दिखाई देता है। जैसे कि इंदिरा गांधी ने अध्यक्ष का विरोध किया था ना, इंदिरा गांधी ने अध्यक्ष का विरोध करके ही वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनवाया था, जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो उस टाइम नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस पार्टी ने उतारा। बहुत बार अध्यक्ष की अवहेलना करके ही विभाजन देखने को मिला है। इसी को अनुशासनहीनता भी कहते हैं, कि लैक ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट है क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, की नेतृत्व की कमी सबसे ज्यादा दिखाई देती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व की बहुत टाइम तक कमी दिखाई दी, अब नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं, तो अब कांग्रेस में कोई लीडर नहीं दिखाई देता। बहुजन समाज पार्टी में काशीराम जी के बाद मायावती को देखा गया था, तो अब समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव को एक नेतृत्व है, लेकिन उस क्षमता के हिसाब से नहीं देखा जाता। AIDMK में जयललिता की डेथ के बाद नेतृत्व की कमी दिखाई दे रही है। शिवसेना में
शिव ठाकरे के बाद दिखाई दी थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के रूप में उनके पास नेतृत्व है। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल जो आरजेडी था, लालू प्रसाद यादव का नेतृत्व डोमिनेटिंग था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद उस पार्टी में भी नेतृत्व की कमी दिखाई देती है कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर दिखाई नहीं दे रहा जिसका पार्टी अनुसरण कर सके, जिसकी विचारधारा, जिसके करिश्माई नेतृत्व से वो पार्टी चल सके। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इमोरलिटी, राजनीतिक अनैतिकता भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां पॉलिटिकल डिफेक्शन बहुत ज्यादा करती है, दल बदल बहुत ज्यादा करती हैं, वो अवसरवादी हो गई हैं। नेक्स्ट है जातिवाद एवं सांप्रदायिकता की बाध्यता, कि राजनीतिक दल हमेशा जब इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अपने कास्ट बेसिस पे या कम्युनल इश्यूज को उठाते हैं, और कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा जाता है और उन मौकों को भुनाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल पार्टीज के पास फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है इंडियन पार्टी सिस्टम में कि उनको फंड कहाँ से मिलेगा या नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए वो हमेशा प्रेशर ग्रुप्स या बड़े बड़े व्यापारियों पर निर्भर होते हैं, और फिर जब उनकी सरकार बनती है तो वो उन्हीं के हितों के लिए काम करते हैं। और नेक्स्ट आता है विपक्षी दलों में एकता का अभाव, कि जैसे कि अब देखने को मिलता है लोकसभा में कि कोई प्रभावशाली अब विपक्षी दल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को इतनी सीटें ही नहीं मिली कि वो दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में प्रदर्शित हो सके। हाँ, उसके गठबंधन को बना के बनती है, लेकिन वो गठबंधन भी कोई प्रभावशाली भूमिका प्रदर्शित नहीं कर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का प्रभाव, कि जो स्टेट पार्टियां हैं, स्टेट पार्टियों का इतना महत्व नहीं होता, जबकि जो नेशनल पार्टियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रभुत्व रखती हैं। और इसी का एग्जांपल है कि सेंटर में जो सरकार बनती है तो स्टेट, क्योंकि स्टेट्स में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, आइडियोलॉजी ओपिनियंस डिफर है, तो जो नेशनल पार्टियां है वो उन स्टेट पार्टियों को अपने आधिपत्य में लेके खुद ही सरकार बनती है। और लास्ट आता है जनता में बढ़ता असंतोष, और जनता का असंतोष इसी वजह से है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ती हैं या रूल्स को फॉलो करती हैं, देश का शासन चलाती हैं, दल बदल बहुत ज्यादा दिखाई देता है, पॉलिटिकल डिफेक्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, या अवसरवादिता, अपॉर्चुनिटीज्म उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो यही सारी चीजें डिससेटिस्फेक्शन ग्रो करती हैं पीपल्स में, जन। अब लास्ट टॉपिक इस पोर्शन का आता है भारत में विपक्ष की भूमिका। तो विपक्ष कौन होता है? सबसे पहले तो विपक्ष को जो इंडियन पॉलिटिक्स में डिफाइन किया गया है, विपक्ष होता है लोकसभा में एक है रूलिंग पार्टी जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, उसके बाद 10% सीटें मिलनी जरूरी हैं विपक्षी दल बनने के लिए। तो 1977 से पहले तो विपक्षी दल की भूमिका थी ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर किसी को 10% सीटें ही नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद विपक्षी दल की भूमिका का जन्म हुआ था और निर्धारित हुआ था एक कि 10% सीटों का आंकड़ा होना विपक्षी दल के पास अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में विपक्षी दल की अवधारणा को हम कह सकते हैं है ही नहीं, क्योंकि 10% सीटें नहीं है किसी भी एक पार्टी के पास, गठबंधन नहीं, एक पार्टी के। तो इस प्रोविजन को एक अमेंडमेंट ना करके सिर्फ ये प्रोविजन कर दिया गया है कि सेकंड हाईएस्ट सीटें जिस पार्टी के पास है वो विपक्षी पार्टी है। तो विपक्षी पार्टी की भूमिका में सबसे पहले आता है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन पार्टी, कि 1977 तक भारत में कोई एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिट पार्टी नहीं थी। और अब भारत में 17वीं लोकसभा के इलेक्शन के बाद भी वो स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है कि कोई एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कांग्रेस के पास भी इतनी सीटें नहीं। नेक्स्ट है वीक ऑपोजिशन, कि ऑपोजिशन 1977 से पहले भी वीक थी, इसी वजह से कांग्रेस का एक छत्र राज इतने दिनों तक रहा था। बीच में कुछ ऑपोजिशन पार्टी स्ट्रॉन्ग आई थी जिससे बार बार सरकारों में बदलाव देखने को मिला था, लेकिन अब पुनः वही स्थिति है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में भी मोदी फैक्टर दिखाई देता है। जो ऑपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही वीक है, क्योंकि वीक क्यों है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार नहीं है, और ऑपोजिशन पार्टी किसी भी मुद्दे पर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं करवा रही है कि सरकार को ये लगे कि वो अपनी सत्ता खो सकती है।
नेक्स्ट है बेटर पोजीशन। बेटर पोजीशन का मतलब है 1988 में जब राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी थी तो लोकसभा के गठन के बाद कांग्रेस ने एक सशक्त विरोधी दल कौन सा होता है, जिस विरोधी दल के पास भी बहुमत से थोड़ी ही कम सीटें होती हैं, तो सरकार को हमेशा ये डर होता है कि कहीं उसके विधायक विरोधी में शामिल होकर सरकार स्थापित ना कर ले। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल पाई थी 98। तो बेटर पोजीशन में वही विरोधी दल या अपोजिशन पार्टी होती है जो सरकार बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती। नेक्स्ट है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन, संगठित विपक्ष की ओर। तो संगठित विपक्ष की ओर की अवधारणा 1998 के चुनाव के बाद दिखाई दी थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शरद पवार और कांग्रेस के अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने विरोधी दल की भूमिका संगठित होकर निभाई थी और कांग्रेस ने नेक्स्ट इलेक्शन के दौरान सत्तारूढ़ या शासक दल के रूप में वो स्थापित हुए थे कि ऐसे विपक्ष की भूमिका कि अगले इलेक्शन में विपक्ष तो शासक बन गया था और शासक विपक्ष बन गया। नेक्स्ट आता है संगठित विपक्ष के अभाव का पुनः उदय। और आज फिर से वही स्थिति आ गई है इंडियन पॉलिटिक्स में कि संगठित ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी है ही नहीं, क्योंकि 16वीं लोकसभा में भी और 17वीं लोकसभा में भी बहुमत ही नहीं बल्कि इतनी ज्यादा सीटों के साथ सरकार का निर्माण हो रहा है कि जो अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उनके पास इतनी कम सीटें हैं कि अगर वो गठबंधन भी करे तब भी सरकार का कितना गठबंधन करेंगे, कितनी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी, और जब ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो वो सरकार स्थिर नहीं रह पाएगी। तो अब फिर से लोकसभा में कुल सीटों का जो विपक्ष की अवधारणा का था ना, कुल सीटें 10% सीटें मिलनी चाहिए उसे लोकसभा की, वो अवधारणा भी व्यर्थ हो गई है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास वो सीटें नहीं। तो ये था इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम की इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, कितने टाइप्स की हैं, और नेशनल पार्टी कौन कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन कौन सी है, या फिर अपोजिट पार्टी किसको बोला जाता है। तो इस यूनिट का एक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इस पोर्शन में अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो पूछो बेटा। किसी को अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो यहाँ से सबको समझ आ गया पॉलिटिकल पार्टीज का टॉपिक अच्छे से? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम।